फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अपहरण की बात सामने आई है और रीडर रोड से अपहरण का सीसीटीवी जिस तरह से वायरल हुआ, उसकी खबर आग की तरह फैल गई, जिसके चंद मिनट बाद ही रीडर रोड शाहगंज इलाके में व्यक्ति के अपहरण की घटना का पुलिस ने खंडन किया है और कहा कि अपहरण नहीं बल्कि उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। एसओ शाहगंज ने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर इस संबंध की घटना का खंडन किया है। साथ ही लिखा है कि घटना की जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एम्बुलेंस यूपी 70 ST 0347 जो कि यूनाइटेड मेडिसिटी की है, जिस व्यक्ति का अपहरण होने की बात कही जा रही थी, उस व्यक्ति का नाम दिनेश चंद शामली निवासी रमन का पूर्वा सुलेमसराय थाना धूमन जनपद प्रयागराज का है। उपरोक्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे इलाज के लिए यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में दिनेश चंद शामली यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि अपहरण की खबर पूरी तरह से असत्य है और भ्रामक तरीके से फैलाई गई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इनकलाबी ब्लड डोनर एसोसिएशन की ओर से चहलुम पर यादगार हुसैन इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इमाम हुसैन के चाहने वालों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और साथ ही यहां पर रक्तदान किया। बता दें, इनकलाबी ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अस्करी ने बताया 1993 से वे रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। वह इस रक्तदान शिविर में हमेशा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा सभी समुदाय के लोग लेते हैं। इस मौके पर बंटी सरदार व अन्य लोग भी यहां पहुंचे और जहां सैयद मोहम्मद अस्करी व गौहर काजमी को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये कैंप इमाम हुसैन के याद में चहलुम के मौके पे हर साल लगाया जाता है। कि हम लोग ये कैंप इसलिए लगा रहे हैं कि जो लोग गरीब लोग हैं, जिन्हें जो है ब्लड में मिलने में दिक्कत आती है, उन लोग हमसे अगर संपर्क करते हैं, हमसे मिलते हैं, तो हम उनकी कोशिश करते हैं पूरी से पूरी मदद हो। हमने एक 1993 से इसको शुरू किया, जो कंटिन्यू चल रहा है। करीब 29 साल हो गए हैं। इस मौके पे हमेशा कैंप होता है और जो लोग देना चाहते हैं वॉलंटरी ब्लड, वो आकर इमाम हुसैन के नाम पे देते हैं और उनकी याद में मनाया जाता है। अभी तो शुरुआत में 2-3 लोगों ने किया है। ये सिलसिला शाम तक चलता रहेगा और उम्मीद है 25-30 लोग दे देंगे। हर साल इतना ही होता है। इसके अलावा भी हम लोग कैंप करते हैं और मौक़ों पे वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पे और नेशनल ब्लड डोनेशन डे पे और भी किसी के जन्म पुण्यतिथि पे, इस तरह से कैंप साल भर चलता रहता है। लेकिन ये भी एक मौका है, अवसर है, जहाँ पे यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज में हम लोग हर साल यहीं कैंप लगाते हैं। दुनिया भर में हर साल 18 सितंबर के दिन वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। हालांकि ये दिन बांस से जुड़े फ़ायदों में जागरूकता बढ़ाने और रोज़ाना प्रयोग में आने वाले उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमेशा से बांस और बांस से बनी चीज़ों के उपयोग को बढ़ावा देना रहा है। वहीं प्रयागराज के कीटगंज में बांस का काम करने वाले लोगों का कहना है कि बांस के वे फर्नीचर व अनेक प्रकार के सामान बनाते हैं, मगर जिस तरह से मेहनत करते हैं उस तरह से दाम नहीं मिल पाते हैं। जहाँ PM मोदी हर शिल्प कला को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वे लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। बता दें, बांस से बनी बांसुरी भी भगवान कृष्ण इस्तेमाल करते थे। भारतीय सनातन परंपराओं में बांस का जलाना निषेध है। इससे वंश नष्ट होने की मान्यता है। माना जाता है कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है। बांस का पेड़ घर में आसपास लगाना शुभ होता है। ऐसी मान्यता भी है कि बांस जलाने से भाग्य का नाश हो जाता है। बांस का होना भाग्यवर्धक है, लेकिन उसे जलाना से दुर्भाग्य घटित होता है। फेंग शुई में लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते फेंग शुई में लंबी आयु के लिए बांस के पौधे बहुत शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। अब तो घरों को आधुनिक लुक देने के लिए बांस का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है बांस कारीगर का, किस तरह से वो सामान बनाते हैं और किस तरह से लाभ उनको मिलता है, आइए सुनाते हैं। बांस का कुछ बहुत होता है, शादी ब्याह में लगता है, घर में होता है, पूजा पाठ में लगता है, हर चीज़ बनाते हैं। रिंगा बना रहे हैं बिजली वाला। अब इसके बाद सब अलमारी बनाते हैं, डेलिया भौकी बनाते हैं। नहीं होता, नहीं मिल पाता। कोई लाभ नहीं मिल पाता। नहीं। क्या नाम है आपका? राम बाबू।
भैया हम लोग तो बाँस तो शुभ होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी बाँसुरी बजाते थे और इंसान शादी विवाह में भी बिना होता नहीं है भाई, बाँस की कान जरूर लगती है शादी विवाह में। हाँ, अब इसकी अलमारी बनती है, सब चीज़ बनता है, सब यूज होता है, सब चीज़ में आदमी काम आता है, आदमी मरने में भी काम आता है, हर चीज़ में तो ये बाँस का काम आता है। नहीं, बाँस बहुत मजबूत होता है, ये ऊंचाई इसकी बहुत होती है, तुम उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तो इंसान बच जाता है, ये तो भी अगर करे उसके ऊपर असर नहीं होता। हाँ, बाँस पे असर नहीं होता है, इसके लिए बहुत वो है। करते तो हैं लेकिन उतना लागत नहीं मिलता भैया, जितना इतना मेहनत हम लोग करते हैं उस हिसाब से बिकता नहीं। अब हम दिन भर मेहनत करेंगे वो 100-150 का बिकता है, कम से कम 200-400-500 के बिके तो इंसान होता है। हाँ, नहीं मोदी साहब तो करते भाई, देखो हस्तकला भी निकाले हुए, ये हम नहीं कहते कि मिलता नहीं, अभी हस्तकला वाले भी निकाले मोदी साहब कि ये सब चीज़ करो तो मिलता है, ये बात नहीं है, कुछ तो करते हैं, बढ़ावा नहीं मिलता लेकिन और चीज़ करते हैं मोदी, ये बात नहीं है कि नहीं। उषा संगम नगरी प्रयागराज का नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड के पास का, जहां से डग्गा मार वाहन खुलेआम संचालित हो रहे हैं। बता दें सीएम योगी के आदेश के बाद भी जहां परिवहन माफिया अब ठेंगा दिखा रहे हैं और खुलेआम बस स्टैंड के पास से डग्गा मार वाहनों को संचालित किया जा रहा है। बता दें यहां से बस तो साथ ही संचालित हो रही हैं, साथ ही अवैध तरीके से टैक्सियां भी संचालित हो रही हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग में किस तरह से डग्गा मार वाहनों का कब्जा है और जिससे कि आम आदमी को पार्किंग भी नहीं मिल पाती है। नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं डग्गा मार वाहन खड़े हुए हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, जिससे लाखों रुपए का चूना परिवहन विभाग को लगता है तो है ही, मगर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको गलत जगह भी उतार दिया जाता है, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। खुलेआम संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, पुलिस बनी अनजान। क्या आपको मालूम है आज मनाया जाएगा नवी तिथि का श्राद्ध? बता दें नवी तिथि का अलग ही महत्व है। ब्रह्म पुराण में एक कथा के अनुसार यही समय है जब पितृ धरती पर वास करते हैं और अपने परिजनों के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवी तिथि के दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध कर्म किया जाता है, इसलिए इस तिथि को मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन परिवार के सदस्य अपनी माता और परिवार की ऐसी महिलाओं का श्राद्ध करते हैं जिनकी मृत्यु एक सुहागिन के रूप में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को सदा सौभाग्यवती रहने का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आप। ओम गणपति नमः। 19 सितंबर 2022 को नौमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। नौमी तिथि के श्राद्ध को मातृ नौमी भी कहा जाता है। इन्हें मातृ नौमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन घर में जितनी बुजुर्ग महिलाएं जिनकी की मृत्यु हो चुकी होती है और अगर वो सुहागिन होती हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। जिन फीमेल्स की तिथि भी नहीं पता होती मृत्यु तिथि, उनका भी श्राद्ध नौमी तिथि के दिन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अगर घर की पुत्र वधू या वधू श्राद्ध करती है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद, जितनी भी आत्माएं होती हैं दिव्यगत आत्माएं, वो अपना आशीर्वाद देके जाती हैं। जिन कुंडलियों में पितृदोष संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनके घर की भी अगर बहुएं आज के दिन अपनी इन लॉस का मतलब कि जो घर में फीमेल्स जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, उनका अगर श्राद्ध करती हैं तो ऐसा करके पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है और दिव्यगत आत्माएं विशेष आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आज के दिन जो पूजा विधि होती है उसमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के नहा धो के निवृत्त होने के बाद घर का जो साउथ साइड होता है वहां पे साफ जगह पे एक पटरा बिछाया जाता है। उसके ऊपर एक सफेद चादर बिछाई जाती है या सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। उसके ऊपर जो भी दिव्यगत आत्माएं जिनका की स्वरूप होता है, जिनकी फोटो होती है, उनके फोटो को रख के उस पे फूल माला चढ़ाई जाती है। इसके बाद गंगा जल और तुलसी युक्त गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। जो भी भोज्य पदार्थ आपने उनको चढ़ाने के लिए बनाए होते हैं वो उनको चढ़ाया जाता है। इसके अलावा 5 और भाग निकाले जाते हैं जिसमें कि चींटी का, कौवे का, गाय का, चिड़िया का और ब्राह्मण का भी हिस्सा निकाला जाता है। ऐसा करने से आत्माओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृगणों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है।
मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। संगम नगरी प्रयागराज में करबला के 72 शहीदों के चहलुम यानी 40वें आज रविवार को इमाम बारगाह नवाब आजम हुसैन रानी मंडी इमाम बाड़ा सलवात अली खान दरियाबाद से जुलूस चहलुम अकीदत एहतराम के साथ निकला। यौम अरबईन के मौके पर कदीमी जुलूस पहले इमाम बाड़ा आजम हुसैन सुबह निकला तो ज़ियारत अरबईन आज दिन में निकला और ऐसे में रानी मंडी से आज कई जुलूस निकले गए चहलुम पर, जहां अकीदतमंदों ने ताजिया व जुलजना व इन पर फूल चढ़ाकर मन्नत मुरादी मांगी। साथ ही ताबूत भी निकाले गए। इस मौके पर जहां लोगों ने अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन के चाहने वालों ने मातम का नजराना पेश किया। साथ ही 10 बड़े नौहे भी पढ़े गए। इस मौके पर यहां पर इमाम के चाहने वालों की भीड़ ज़ियारत के लिए दिखाई दी और लोग सुबह से लेकर शाम तक अकीदतमंद करते रहे ज़ियारत। तीर्थों के राजा श्री तीर्थराज प्रयाग कहलाते हैं और तीर्थराज प्रयाग का एक अपना ही अलग महत्व है। ऐसे में प्रयागराज में पितृ तर्पण का क्या कुछ महत्व है और किस तरह से तर्पण करने पर लाभ मिलता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित आदित्य त्रिपाठी का, आइए सुनाते हैं। प्रयागराज में तर्पण का विधान विश्व प्रसिद्ध रहा है। प्रयागराज में हमारे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर आदि सभी लोगों का तर्पण किया जाता है। भीष्म तर्पण भी प्रयागराज में किया जाता है। तो कहा जाता है कि जो प्रयागराज में तर्पण करता है वो अपने पुरखों की मुक्ति का प्रथम यज्ञ प्रारंभ करता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बहुत से उल्लेख भी दिखलाई पड़े हैं कि जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि सबका देवी देवताओं का उल्लेख प्रयागराज में तर्पण के विधान में दिखलाई पड़ता है। राजा भगीरथ जब सगर पुत्रों की मुक्ति कराने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, उसके बाद प्रयागराज में वह भी आए और तर्पण का विधान किया। कहीं कहीं पर उल्लेख महिलाओं के द्वारा भी दिखलाई किया गया है, जिसमें यह हुआ है कि महारानी सीता ने भगवान राम के अनुपस्थित में गया में भी तर्पण का विधान किया था। तो उल्लेख यह दिखलाई पड़ रहा है कि हमारे आदिकाल से जो लोग पिंडदान करते हैं, जो लोग कुसा, अक्षत, जौ, तिल आदि लेकर के विधिवत ढंग से प्रयागराज में पिंडदान करते हैं, उनके पुरखों की मुक्ति मिल जाती है। उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है, उनके भविष्य में जो भी अड़चने आ रही हैं उन सबसे मुक्ति मिल जाती है। कुंडली में भी देखा जाता है कि काल सर्प दोष आ रहा है, कुंडली में देखा जाता है कि सूर्य राहु का दोष आ रहा है, कुंडली में ये भी देखा जाता है कि राहु का जो कुदोष है उसकी सबकी समाप्ति तर्पण आदि के श्राद्ध एवं तर्पण का विधान प्रयागराज में पुराण काल से चला आ रहा है। राजा सगर के समय से भी जब गंगा जी का पदार्पण भागीरथ के द्वारा हुआ, उसके बाद भागीरथ के द्वारा भी प्रयागराज में भी तर्पण किया गया। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व, यक्ष, कन्नर आदि जो भी हैं उनका तर्पण का विधान हम लोग प्रयागराज में किया करते हैं और प्रयागराज में करने के बाद फिर काशी जाते हैं और काशी में जाने के बाद फिर गया की ओर प्रस्थान करते हैं। गया में अंतिम श्राद्ध तर्पण आदि होता है, उसके उपरांत फिर लोग अपने भागवत कथा आदि किया करते हैं। तो इस प्रकार से तर्पण का विधान प्रयागराज में बहुत प्रसिद्ध रहा है। पंडित आदित्य कीर्ति त्रिपाठी। संगम नगरी प्रयागराज के करैली स्थित हमसफर गेस्ट हाउस में अपना दल एस की आज तरफ से एक सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां लगभग 30 सक्रिय सदस्य एवं 500 साधारण सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की। अपना दल एस के पूर्व
सांसद नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने उनकी सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपना दल एस पार्टी अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं सभी धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी। आज अपना दल एस पार्टी से प्रभावित होकर लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अपना दल एस राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पूरा जल्द होने की बात भी कही है और 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा और साथ ही इसमें लोगों को सदस्यता दिलाई जाएगी। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी के आह्वान पर 2 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अपना दल एस का विशेष सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य पर आज करेली में हम सफ़र गार्डन में भाई शमशाद आलम जी के संयोजन में भाई हमारे अरविंद जी जोन प्रभारी हैं, उनके उपस्थिति में भाई शमशाद जी ने आज यहाँ पर करीब 30 लोगों को सक्रिय सदस्य बनाया है और करीब 500 लोगों को साधारण सदस्य बनाया है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी 1 करोड़ का पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा था। निश्चित ही वह लक्ष्य हम लोग 2 अक्टूबर तक पूरा करने का काम करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भाई शमशाद जी ने करेली में 500-600 करीब साधारण सदस्य और 30 सक्रिय सदस्य बनाने का काम किया है। संगम नगरी प्रयागराज के रानी मंडी चकैया नीम स्थित इमामबाड़ा नवाब नन्हे से हज़रत इमाम हुसैन के चहल्लुम की पूर्व संध्या पर जुलूस निकाला गया। बाबर नदीम की देख रेख में निकाले गए जुलूस में मौलाना मोहम्मद यासिर साहब किबला ने मजलिस को खिताब किया। तत्पश्चात अंजुमन मजलूमिया, अंजुमन हाशमिया, अंजुमन गुंचाए काशमिया ने जुलूस में नौहा और मातम की सदाएं बुलंद की। जुलूस रानी मंडी की गलियों से गश्त करते हुए रानी मंडी ढाल स्थित छापा खाना स्थित शाहरुख काजी के अज़ा खाने तक गया। जुलूस में अलम ताबू जुलजना व शबी भी साथ साथ रहे। वहीं अरशी की ओर से निकाले गए जुलूस में अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा कदीम के नौहा खानों गुलाम अब्बास व अन्य लोगों ने नौहा का मातम किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।